जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उसके 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से संबंधित क्लासेज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके इसके क्लास को देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं सभी को हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? पहला है, इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किस चीज़ के लिए हम इसे जानते हैं? तो 1975 की राजनीति को हम लोग आपातकाल के कारण जानते हैं। 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था। कब? तो 25 जून 1975 को ये आपातकाल लगा था और भारत के राजनीति में 1975 को इसी के लिए जाना जाता है। दूसरा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1960 में, 70 में, 80 में या 90 में? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश है वो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक में से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ है उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी भी पार्टी को नहीं? तो यहाँ पे 1977 में जब चुनाव हुआ था तो उसके पहले देश में आपातकाल लगी हुई थी और आपातकाल के 18 महीने बाद देश में चुनाव हो रहा था। तो इस चुनाव में पहली बार जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो चिपको आंदोलन जो है वो अंगूर के पेड़ काटने से के अनुमति मांगने के लिए वहाँ पे गए थे लोग, उनको अनुमति नहीं मिला था वन विभाग द्वारा, तो उससे तो संबंधित था। लोगों की आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले, ये भी उसकी मांग थी, और शराबखोरी के विरुद्ध भी यहाँ पे आवाज उठाया जा रहा था। तो ये तीनों यहाँ पे चिपको आंदोलन से संबंधित था। सवाल पूछा गया है कौन संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से ये संबंधित नहीं था। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, या औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति? तो दलित पैंथर्स के बारे में लोग जानते हैं कि 1972 में इसकी महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी। और इसका जो अगर हम मांग की बात करें, इसके संबंध की बात करें इसके कार्यक्रम में, तो जाति प्रथा का उन्मूलन इसकी मांग थी, इसके लिए लोग लड़ रहे थे। भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति हो इसकी भी मांग कर रहे थे, और औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति मिले इसकी भी मांग कर रहे थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी, दलित सेना का गठन इसमें नहीं किया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इससे ये संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो जो तारी विरोधी आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला है, नेल्लौर जिला के दुबरघंटा गांव है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सवाल है कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, या गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से? तो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो शुरुआत है वो माना जाता है राजस्थान से। राजस्थान में एक छोटा सा क्षेत्र है भीम तहसील, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है वो 2005 में बना था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था नेपाल में फिर से लोकतंत्र की स्थापना करना। तो भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गठबंधन वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्हीं के विरुद्ध में ये गठबंधन किया गया था ताकि नेपाल में फिर से लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि? तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ है उसका मुख्य कारण है पानी के कीमत में वृद्धि। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। बी इसका सही जवाब है। राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से? तो राजनीतिक दल मुख्य रूप से ये व्यक्तियों का समूह होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना या सरकारी पदों को प्राप्त करना या चुनाव लड़ना या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता की प्राप्ति करना या सत्ता को प्रभावित करना। तो यहाँ पे सत्ता की प्राप्ति करना है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सत्ता की प्राप्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राजनीतिक दल का नींव जो है यानी इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटेन से हुई है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। घटना यह है कि 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हुआ था जिसे हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी क्रांति के दौरान यहाँ पे दो पार्टी बना था जिसमें से एक का नाम था विग और एक का नाम था टोरी। तो विग और टोरी नामक दो राजनीतिक दल का गठन 1688 में ही ब्रिटेन में हुआ था। तो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो राजनीतिक दल का नींव जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ा है। ये इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? तो यहाँ पे जो राजनीतिक दल है इसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, तो चुनाव तो ये लड़ता है, ये नहीं होगा। सरकार की आलोचना करना, ये भी काम राजनीतिक दल का है। सवाल पूछा जा रहा है कौन सा काम नहीं करता है? तो चुनाव लड़ने का काम करता है, सरकार की आलोचना भी करता है। प्राकृतिक आपदा में हमें राहत देने का भी ये काम करता है, लेकिन ये अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य नहीं करता है। अफसरों की बहाली नहीं करता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? नहीं फिर है, कौन सा काम नहीं करता है, कौन सा विचार मेल नहीं खाता है, वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले दिया है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। ये तो राजनीतिक दल के विचार में ये काम वो करता है। दूसरा दिया है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, यानी कि राजनीतिक दल के माध्यम से ही देश में एकता और अखंडता कायम रहती है, स्थापित रहती है। तो ये बात भी सही है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है नहीं में। तो ये दोनों तो सही में है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। और डी में दिया हुआ राजनीतिक दल विभिन्न वर्ग, जातियों, धर्म समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। तो डी भी काम करता है। सवाल पूछा गया है कि राजनीतिक दल का कौन सा विचार मेल नहीं खाता, यानी इसमें से कौन सा विचार है जो राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों को सी में जो दिया हुआ है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये
गलत है। किसी भी राजनीतिक दल का विचारधारा ये नहीं होता है कि वो देश के विकास के लिए जो नीति योजना बन रहा है उसका विखंडन करे, उसको मनाही करे, उसमें बाधा डाले। हाँ, कुछ ऐसे अगर नियम आ रहे हैं जिससे कि देश के विकास के या वहाँ के जनता के भलाई के विरुद्ध हो तो उसमें वो बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन यदि देश के विकास के लिए नीति लाई जा रही है तो कोई भी राजनीतिक दल उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ये राजनीतिक दल का विचार होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दल हैं। इसके अलावे जो अमेरिका है वहाँ पे भी 2 ही दल है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में या बहुदलीय व्यवस्था में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो गठबंधन की सरकार बनाने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। इसी में गठबंधन की सरकार बनती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? यानी कि इसमें से 3 ऐसे चीज़ दिए गए हैं जो देश को चलाने के लिए, उसकी एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, वहाँ की राजनीति सही से चले, उसके लिए आवश्यक है। एक ऐसा है जो आवश्यक नहीं है, हमें उसी को ढूंढना है। सबसे पहले दिया है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए। तो ये काम करना आवश्यक है, तो ये नहीं होगा। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना यानी पद से हटाना, ये भी ये काम करता है। अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको पद से हटाया जा सकता है, उसका कार्यकाल से पहले उसको भंग किया जा सकता है। तीसरा है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ये काम भी राजनीतिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन चौथा जो दिया हुआ है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद कर देना, जेल में डाल देना, नज़रबंद कर देना, ये नहीं होना चाहिए। इससे देश की राजनीतिक का अस्तित्व जो है वो बिगड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद नहीं करना चाहिए। तो डी इसका सही जवाब है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ये एक बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। पिछले आधे घंटे से हम इसी में फंसे हुए हैं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन था, कई बार इसको पढ़े हैं, हम बता रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर गलत हो तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन मेरे विचार से जो होगा हम उसी को बताएंगे, फैक्ट दे देंगे कि ऐसा क्यों है। आप बुक में भी उसको देख सकते हैं। तो ये फंसाने वाला सवाल है। सबसे पहला ऑप्शन में दिया है कि राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना। तो ये राजनीतिक दल के चुनौती में, हम जब चुनौती पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि राजनीतिक दल के कौन कौन से चुनौती हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि राजनीतिक दल के बीच लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो पाता है, जो उसके सदस्य हैं उनके बीच चुनाव नहीं हो पाता है। योग्य व्यक्ति को भी ऊंचा पद उनके सदस्य जो हैं पार्टी के उनको नहीं मिल पाता है, और बड़े बड़े पद पर जो बड़े नेता हैं उन्हीं के सगे संबंधी रहते हैं। तो ये एक उनके लिए चुनौती था कि वहाँ पे सांगठनिक चुनाव नहीं होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट गया यहाँ, क्योंकि इसमें पूछ रहा है राजनीतिक दल के लिए चुनौती नहीं है। कौन सा चुनौती नहीं है? तो ये तो चुनौती में आता है। अगर चुनाव नहीं हो रहा है पार्टी के अंदर, सबको उसके योग्यता के अनुसार अगर पद नहीं मिल रहा है तो ये उसके लिए एक चुनौती का काम करेगा। तो ये कट गया। दूसरा है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। आज भी हम लोग देखते हैं राजनीति में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी जो है बहुत कम है। तो ये भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती है। यहाँ पूछा गया है चुनौती नहीं है, तो ये कट गया क्योंकि ये चुनौती है, हम लोगों को नहीं वाला ढूंढना है। उसके बाद ये दोनों में फंस जाएंगे, यही फंसाने वाला है। एक दिया हुआ है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, और दूसरा दिया हुआ है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो अगर चैप्टर हम लोग को याद हो तो जब हम उसमें पढ़ रहे थे तो जो छठा टॉपिक था उसमें लिखा हुआ था अवसरवादी गठबंधन, और उसके बारे में जब हम पढ़े थे तो वहाँ देखे थे कि बताया गया था कि आज के समय में पिछले कुछ वर्षों में देखें तो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, और इसके कारण वो अपने से विपरीत विचारधारा रखने वालों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को समझ सकते हैं, कोई भी पार्टी तभी बनता है, हम लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक दल में व्यक्तियों का समूह होता है और सभी व्यक्ति के लगभग जो विचारधारा है वो एक होता है। एक ही विचारधारा के लोग जब मिल करके एक दल बनाते हैं और वो राजनीति से संबंधित रहता है तो उसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर भारत में 2, 4, 10 राजनीतिक दल हैं तो सीधी सी बात है वो राजनीतिक दल बनने के पीछे
कारण ये रहा होगा कि जो लोग नया राजनीतिक दल बनाए हैं उनके विचारधारा के अनुसार जो पहले से उपलब्ध राजनीतिक दल वो काम नहीं कर रहा होगा, तभी तो वो नया दल बनाए। तो ऐसे में अगर भारत में 10 भी है, मान ले 10 राजनीतिक दल भी है, ऐसे अभी 6-7 हमारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, तो वो सभी राजनीतिक दल जो बने हैं उसके बनने का पीछे कारण यही है कि उन लोगों का विचारधारा एक दूसरे से अलग था, उनके विचारधारा के अनुसार पार्टी नहीं मिला तो वो अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाए। यानी कि जितने भी पार्टी उपलब्ध हैं अभी भारत में, जो भी पार्टियां हैं, उन सभी के विचारधारा एक दूसरे से अलग होंगे। अब ऐसे में यदि कोई 2 राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करता है तो दोनों के विचारधारा एक दूसरे से विपरीत होंगे। अब जब ये विचारधारा विपरीत होगा तो सरकार में तो वो आ जाएगा, लेकिन जब भी कोई योजना, कोई नीति लाया जाएगा तो दोनों के बीच उस योजना और उस नीति को लेकर के टकराव हो सकता है। यदि दोनों की सहमति नहीं है तो वो योजना नीति पास नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मान लीजिए, जैसे हम जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार से जो जदयू पार्टी है वो उसमें गठबंधन की हुई है, उसके योगदान से ही, उसके गठबंधन से ही सरकार चल रही है। अब यहाँ पे बीजेपी सरकार द्वारा कोई नीति लाया जाता है और यदि वो जदयू सरकार को पसंद नहीं है, जदयू पार्टी के सदस्यों को पसंद नहीं है, तो वो नीति लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उनके खिलाफ जा कर के बीजेपी की सरकार जो लोग हैं वो अगर इस योजना को पारित करना चाहेंगे तो वो गठबंधन तोड़ लेंगे और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में सरकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, तो उनका कोई भी योजना नीति जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है और ये उनके लिए एक चुनौती बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो पूछा गया है कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये चुनौती है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे चुनौती में आ जाता है। यानी कि ये चुनौती है, विपरीत दल के साथ जब हम गठबंधन करते हैं तो वो चुनौती होता है, क्योंकि हम अपने योजनाओं को, नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग बुक में भी देख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है कि इससे लोकतंत्र के लिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना सही नहीं माना जाता है, वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि उसमें सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है। तो ये भी तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना भी हमारा चुनौती हो जाता है। तो बचा हमारा एक कट गया, बचा कौन? सी। यानी कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि सी ही क्यों हो, क्योंकि ये भी फंसाने वाला है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना ये चुनौती है कि नहीं है? सवाल पूछा गया है कि चुनौती नहीं, कि राजनीतिक दल के लिए कौन चुनौती नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों चुनौती है। चैप्टर भी पढ़े हैं तो वहाँ पे एक एक करके इस सभी टॉपिक के बारे में बताया गया है कि कौन चुनौती है और कौन चुनौती नहीं है, जिसमें कि अवसरवादी गठबंधन चुनौती में आता है। तो उस आधार पे तो ये हो गया हमारा चुनौती। इसको हम लोग देखेंगे कि ये चुनौती कैसे नहीं है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, तो ये चुनौती नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक, तो वहाँ पे सरकार काम कर रही है, अपना योजना ला करके, नीति ला करके व्यवस्था को चला रही है। यदि जनता को कोई समस्या है तो यहाँ पे सवाल पूछा जाए, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार के पास नहीं रख पाता है, ये चुनौती है। तो हम लोग इसको समझेंगे बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी सरकार में है, वो कोई नीति लाता है या मान लीजिए वो कार्य नहीं कर रहा है, जनता को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो यहाँ पे कांग्रेस भी तो एक राजनीतिक दल है, तो वो तो सरकार के सामने जनता की समस्या को रख दिया। विपक्ष दल का तो काम ही होता है जनता के समस्याओं को जो पक्ष दल है, जो सत्ता दल है, उसके सामने रखना। तो ये तो चुनौती का काम कर ही नहीं रहा है। राजनीतिक दल में एक बीजेपी है, एक कांग्रेस भी है, दोनों राजनीतिक दल है। तो बीजेपी सरकार को चला रही है, राजनीतिक दल और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना। तो ये चुनौती का काम तो है ही नहीं। कुछ भी समस्या होगा तो जो विपक्ष दल है वो तो सरकार के सामने उन समस्याओं को रख ही देता है। अभी वर्तमान में बात करें तो बिहार का जो उत्तरी भाग है वो बाढ़ से ग्रसित है, यहाँ पे जनता को समस्या है, तो विपक्षी दल तो इस पे सवाल उठा ही लेगा। वो तो सरकार के सामने ये मुद्दा रख ही देगा कि बिहार दह रहा है, बाढ़ में वो बह रहा है, तो सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है। तो जनता की जो समस्या है वो तो राजनीतिक दल के द्वारा सरकार के सामने उसके समक्ष रख ही दिया गया, तो ये चुनौती का काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखने में कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विपक्ष दल इस काम को बेहतर तरीके से कर देता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे है 25 नंबर में
दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी पर? तो जो दल बदल कानून है वो सांसद और विधायक पे लागू होता है ताकि राजनीतिक दल को प्रभावी बनाया जा सके, कोई भी व्यक्ति कभी इस दल से उस दल में बदली ना करे, तो इसी के लिए कानून बनाया गया और ये सांसद और विधायक इन्हीं दोनों पे लागू होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसद द्वारा? तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता है और उसका जो चुनाव चिन्ह है उसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है, उसी के द्वारा ये मान्यता दिया जाता है। वही चुनाव चिन्ह और राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करता है कि वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो राष्ट्र स्तरीय पार्टी है यानी केंद्रीय पार्टी है, या फिर पंजीकृत पार्टी है। तो ये पूरा काम निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी सरकार में ही यही है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है। आप जा करके गूगल पे जो इसका साइट है हमारा राष्ट्रीय पोर्टल, उस पर हम लोग जाके देख सकते हैं। उस पर अभी वर्तमान में 2024 में 7 राष्ट्रीय पार्टी को दिखा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इसमें से 2 जो हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल और एक लोक जनशक्ति पार्टी, ये फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन आपके बुक का है, बुक में जो पुराना वाला है वही है, अपडेट किया नहीं गया है, अपडेट इसमें नहीं हुआ है। तो अगर इसका जवाब देना हो कि इसमें से कौन पार्टी है जो राष्ट्रीय नहीं है, तो अभी फिलहाल में देखें तो इसका जवाब ए और सी दोनों हो जाएगा। जो लोक जनशक्ति पार्टी है और जो राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों ही फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्र स्तर की पार्टी नहीं है, केंद्र स्तरीय पार्टी नहीं है। इसे हम लोग जाके साइट पे चेक कर सकते हैं, जो भारत सरकार के जो साइट है उस पर इन दोनों का नाम नहीं है। तो फिलहाल 27 का जो आंसर है वो ए और सी दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उसके बाद है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में, या 2004 में? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में किया गया है। ये जनता दल से अलग होकर के नया पार्टी बना था और नाम रखा गया था जनता दल यूनाइटेड। और ये किसके नेतृत्व में बना है? तो जो शरद यादव थे, इन्हीं के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था 1999 में। तो बी इसका सही जवाब है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर, कमल, साइकिल, या हाथी? तो जो समाजवादी पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीर जो है वो जदयू का है। बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी, वो उसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है। कमल हम सभी जानते हैं ये बीजेपी की है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह कमल है। हाथी जो है वो पहले यहाँ पे जो पार्टी है भाजपा, तो भाजपा नाम की जो पार्टी है उसका ही ये चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी जो है उसी का चुनाव चिन्ह हाथी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, पंजा, बंगला, या हेलीकॉप्टर? तो अभी जो राष्ट्रीय जनता दल है जिसे आरजेडी या राजद के नाम से जानते हैं, उसका चुनाव चिन्ह लालटेन है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पंजा हम सभी जानते हैं ये किसका है? तो ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद बंगला जो है, बंगला पहले लोजप्पा का हुआ करता था। लोजप्पा यानी लोक जन शक्ति पार्टी जो है, जो रामविलास पासवान जी के द्वारा 2000 ईस्वी में गठन किया गया, उसी का यहाँ पे चुनाव चिन्ह बंगला हुआ करता था। फिलहाल लोजप्पा जो है वो 2 भागों में टूट गया है, एक में चिराग पासवान है, दूसरे में उनके चाचा जो है पशुपति जी उनका है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो चिराग पासवान के जो पार्टी है लोजप्पा, उन्हीं का चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। चिराग पासवान का जो पार्टी है लोजप्पा, उसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। और उनके चाचा जो हैं पशुपति, तो उनको सिलाई मशीन दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लोजप्पा भी 2 भाग में टूटी हुई है। जो चिराग पासवान है उनका लोजप्पा पार्टी जो है उसका हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है, और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनका सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे।
गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1980 में, 1787 में, 1789 में? तो कांग्रेस की स्थापना हम सभी जानते हैं 1885 में हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, या बिहार में? तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में हुआ है, बी इसका सही जवाब है। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से चुनाव हार गई थी? अमेठी से, रायबरेली से, बनारस से, या पाटलिपुत्र से? तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है वो रायबरेली से चुनाव हार गई थी 1977 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अमेठी से जो उनके पुत्र हैं जिनका नाम है संजय गांधी नाम था, वो अमेठी से हार गए थे और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, रायबरेली। इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया था, यानी कब लागू किए थे? 1971 में, 1978 में, 1975 में, या 1977 में? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल है वो 1975 में लगाया गया था, सी इसका सही जवाब है। कब? 25 जून 1975 को। कितने दिन रहा था? तो 18 महीने के, यहाँ पे 18 महीना ये आपातकाल रहा था। 18 महीना तक आपातकाल लगा था, पुनः जाके 1977 में फिर चुनाव हुआ था, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, 1975। दलित पैंथर्स की स्थापना कब हुई? 1972 में, 1974 में, 76 में, या 80 में? तो दलित पैंथर्स की स्थापना जो वो 1972 में हुई थी, ये इसका सही जवाब है। कहाँ हुआ था? तो ये दलित पैंथर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो 36 का ये सही जवाब है। जनता दल यूनाइटेड का गठन किसने किया? नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, या इनमें से सभी? तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में शरद यादव जी के द्वारा किया गया है, तो सी इसका सही जवाब है। कब किया गया है? तो 1999 में। राजनीतिक दल की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, या फ्रांस में? तो हम पीछे देख चुके हैं राजनीतिक दल की जो स्थापना है, यानी कि जो नींव पड़ी है वो कहाँ पड़ी है? ब्रिटेन में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किसने किया? जो आरजेडी सरकार है, यानी कि राजद राष्ट्रीय जनता दल, उसकी स्थापना किसने की? लालू यादव जी ने, रामविलास पासवान जी ने, काशीराम जी ने, या मुलायम सिंह ने? तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना लालू यादव के द्वारा किया गया था। कब? 1997 में इस पार्टी का गठन हुआ था। कौन किए थे? तो लालू यादव जी के द्वारा इसका गठन किया गया है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में। और जब गठन हुआ था तो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1266 में, 1789 में, 1918 में, या 1688 में? तो ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो 1688 में हुआ था, डी इसका सही जवाब है। 1266 में मैग्ना कार्टा है, 1789 में फ्रांस की क्रांति है, 1918 हम सभी जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है वो इसी समय खत्म हुआ था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। सवाल था ब्रिटेन का गौरवपूर्ण क्रांति, तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1688। जनता दल यूनाइटेड का विलय किस दल में हो गया? राष्ट्रीय जनता दल में, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, या समता पार्टी में? तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड जो है वो समता पार्टी के साथ मिल गया था। समता पार्टी जो कि जॉर्ज फर्नांडिस का था, तो जॉर्ज फर्नांडिस की जो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस की जो पार्टी थी समता पार्टी, वो जनता दल यूनाइटेड में मिल गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, समता पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का स्थापना कब हुई, यानी कब इसकी स्थापना हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1964 में, या 1980 में? तो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जो है
उसकी स्थापना 1964 में हुआ था। सी इसका सही जवाब है। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद 1964 में ये जो पार्टी है वो टूट गया और टूटने के बाद यहाँ पे एक नया पार्टी बना जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी और ये कब हुआ था? 1964 में। तो इसका सी सही जवाब है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में, 85 में, 89 में या 86 में? तो अभी हम पीछे देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। तो ये इसका सही जवाब है। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? रामविलास पासवान ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने या तेजस्वी यादव ने? तो समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में है इसकी स्थापना मुलायम सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल के किस राजा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था? राजा वीरेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र ने या दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो राजा ज्ञानेंद्र जो है वो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिए थे, वो संसद को भी भंग कर दिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजा ज्ञानेंद्र। भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया, यानी कब संविधान यहाँ पे लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 10 दिसंबर 1946? तो भारत में संविधान को अंगीकार कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। तो 20 का सही जवाब है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। 1947 में इस दिन 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे। सवाल जो था भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ के प्रधानमंत्री थे? भारत के, नेपाल के या बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? तो गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुई? जो लोजप्पा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में, 99 में, 2000 में या 2002 में? तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। सी इसका सही जवाब है। स्थापना कौन किए थे? तो रामविलास पासवान जो हैं उन्हीं के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था 2000 ईस्वी में। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 2000। आज का अंतिम सवाल है 50वां। कोटपा अधिनियम कब आया था? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो कोटपा अधिनियम जो है वो 2003 में आया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के हमारे चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सबको हम लोग एक एक करके डील कर लिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।